गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अपनी लेयर्स के बारे में जाना था। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल के बारे में हमने मध्य मंडल के बारे में जानकारी ली थी। उसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको विशेष रूप से जो लेयर्स हैं उनके अलावा जो उनमें मुख्य बात है वो भी ध्यान रखनी है। जैसे आपको क्षोभ मंडल में जो स्थित निचली घर्षण परत होती है, फ्रिक्शन लेयर कहलाते हैं, 2 मीटर से 10 मीटर तक की ऊंचाई पे यहाँ पे धुंध और कोहरा व बादल नहीं मिलता है। ऊपरी घर्षण परत इसकी मोटाई निचली घर्षण परत पर निर्भर करती है। संवहन धारा क्रिया अधिक होने पे दोनों परतें क्या होती है, मिल जाती है। इन दोनों की मध्य सीमा को पेप्लोपॉज कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए आपको मैंने स्पेशली मेंशन किया है। 80 से 300 किलोमीटर के मध्य पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवों से लगभग 20 से 25 डिग्री अक्षांशों तक दिखाई देते हैं। अब ये 20 से जो 25 डिग्री अक्षांश दिए हैं, ये दक्षिणी और उत्तरी दोनों अक्षांशों के बारे में हम बात कर रहे हैं। वॉन एलन पेटी की बात करें, इम्पॉर्टेंट है वॉन एलन विकिरण पेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। 4000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1958 के बाद उपग्रहों की सहायता से इस पेटी की जानकारी मिली थी। तो इसकी एक तो हाइट इम्पॉर्टेंट है, कब मिली थी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहिर्मंडल, देखिए हमारे मध्य मंडल और आयन मंडल के बाद जो आखिरी मंडल है वो है बहिर्मंडल, जिसको खोज की थी लेमेन स्पिट्जर ने। बहिर्मंडल जिसमें बहुत सारे विशेष क्रियाएं होती होंगी लेकिन उनकी खोजें चल रही हैं, तो उसको बहिर्मंडल में डाल दिया गया जिसमें निरंतर खोजें साइंटिस्टों के माध्यम से की जा रही हैं। मैंने आपको वायुमंडल का जो संगठन है 2 तरीके से बताया था, एक तो तापीय आधार पे और दूसरा रासायनिक आधार पे। रासायनिक आधार पे हमने उनको 2 भागों में बांटा था, सममंडल और विषम मंडल। अब हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया इट मीन्स हम इसमें विशेष जो जोर देंगे वो गैसों पे देंगे। रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो सममंडल और दूसरा मैंने आपको बताया विषम मंडल। इसमें गैसों का अनुपात समान होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, गैसों का अनुपात समान रहेगा, गैसें ऐसा नहीं कोई ज़्यादा कोई कम हो, अतः इसे सममंडल कहते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं, क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, सममंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें गैसों का ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। फिर से हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम के माध्यम से हमेशा चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है। इसमें देखिए पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सारी हमारी लेयर्स आती हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में मैंने आपको विशेष रूप से 15 से 35 किलोमीटर का जो दायरा बताया था वो ओजोन मंडल का बताया था, जिसमें विशेष रूप से ओजोन गैस पाई जाती है। उसके बाद समताप सीमा भी आई थी, फिर मध्य मंडल। लेकिन अभी हमारी जो सममंडल है वो कहाँ से कहाँ तक है, अपना क्षोभ मंडल से लेके मध्य मंडल तक का क्षेत्र हमारा आता है सममंडल में। इसकी जो हाइट है बात करेंगे 0 डिग्री से, अगर भूमध्य रेखा से बात करें जैसे भी करें तो हम 90 किलोमीटर का पूरा एरिया इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आता है विषम मंडल, इसका मतलब 90 से लेके 10,000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो आएगा हमारा विषम मंडल। इसका मतलब इसमें गैसों में क्या होगा, परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हम अब इस डायग्राम में क्लियर लिखी ही। विषम मंडल 90 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद गैसों के अनुपात में पर्याप्त मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पाई जाती है नाइट्रोजन, जिस लेयर में नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है उसे नाइट्रोजन लेयर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है उसे ऑक्सीजन लेयर, हीलियम हीलियम लेयर और हाइड्रोजन की एकांतर आणविक परतें पाई जाती है। मतलब विशेष रूप से एक गैस की प्रधानता इन परतों में पाई जाती है, तो उसे कहते हैं हम विषम मंडल। इस मंडल में, विषम मंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसीय परतों का गैसों के अनुपात में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे आणविक नाइट्रोजन परत के बारे में हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस है। इसकी जो हाइट होती है 90 से 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होती है। उसके बाद आती है आणविक ऑक्सीजन परत, 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस परत का मुख्य रूप से निर्धारण किया गया है। और अगली परत है आणविक हीलियम परत, 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परत पाई जाती है।
और आखिर में पाई जाती है आणविक हाइड्रोजन परत। 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए, मैं पहले भी आपको मेंशन कर चुकी हूँ, हम जब अंतरिक्ष पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हमें ऐसी लेयरें खिंची हुई मिलेंगी। ये काल्पनिक है, हम गैसों के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे इनकी गणना करते हैं, जिसमें से मैंने आपको तो प्राथमिक जो गैसें हैं हीलियम और हाइड्रोजन गैसें जो हमारी प्राथमिक में आती है और हल्की गैसों में आती हैं। और इन्हीं गैसों की बात मैंने आपको मेंशन किया था, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है, तो सूर्य का जो निर्माण हुआ है, सूर्य के अंदर जो विशेष रूप से गैसें हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट गैस हैं और इनका हमारी पृथ्वी पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वायुमंडल की संगठन में हमारा टॉपिक तकरीबन हो चुका है, लेकिन हमें कुछ गैसों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने प्रतिशत आपको पहले ही मेंशन किए थे, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसमें हमारी जो मुख्य गैसें, मैंने 10 गैसें बताई थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन। नाइट्रोजन जो होती है, अब इनका आयतन देखा हुआ है, लेकिन ये मिलती किस स्रोत से हैं ये मुख्य है। नाइट्रोजन जैविक स्रोत है, ऑक्सीजन भी जैविक प्रक्रिया से, ऑर्गन रेडियोलॉजी, कार्बन डाइऑक्साइड जैविक और औद्योगिक प्रक्रियाओं से, मैंने आपको बताया था जो धुआं निकलता है फैक्ट्री से या हमारे जो व्हीकल्स हैं उससे निकलने वाले उससे। हाइड्रोजन जैविक और प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया से होता है, नियोन आंतरिक प्रक्रिया से, हीलियम रेडियोलॉजी, क्रिप्टॉन आंतरिक और जिनॉन ये भी आंतरिक, और ओजोन प्रकाश रासायनिक, मतलब सूर्य से निकलने वाले प्रकाश के माध्यम से जो जो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं उनके माध्यम से हमें इन गैसों की प्राप्ति होती है। और इन्हीं गैसों के माध्यम से हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इन सब में इन गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, नाइट्रोजन चक्र कार्य करेगा तभी तो वनस्पति डेवलप होगी, नाइट्रेट के माध्यम से ही तो पेड़ पौधों का विकास होता है, तो यह प्रक्रिया उसी से संबंधित है।